गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अध्याय नंबर 9 विज्ञान कक्षा 10 के पाठ आनुवंशिकता एवं जैव विकास के बारे में पार्ट 2 मैं आपके सामने प्रेजेंट करने जा रही हूँ। तो पार्ट 1 में मैं आपको थोड़ा रिवाइंड करा दूँ। पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कि जनन कितने प्रकार का होता है, लैंगिक जनन व अलैंगिक जनन, आनुवंशिकता क्या होती है, वंशानुगत लक्षण क्या होते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा था मेंडल के बारे में और हमने मटर के पौधे के बारे में पढ़ा था, विपरीत लक्षणों के बारे में पढ़ा था और हमने एक विकल्पी जोड़ों और दो विकल्पी जोड़ों के बारे में पढ़ा था। इसके अलावा हमने गुणसूत्र के बारे में पढ़ा, लिंग निर्धारण के बारे में पढ़ा और एक्स एक्स क्रोमोसोम, एक्स एक्स गुणसूत्र और एक्स वाई गुणसूत्र के बारे में पढ़ा। उसके अलावा हमने डीएनए के बारे में पढ़ा, जीन के बारे में पढ़ा। तो अब हम अपना जो चैप्टर है वो आगे कंटिन्यू करेंगे और अब हम पढ़ेंगे उपार्जित एवं वंशानुगत लक्षणों के बारे में। तो जहाँ तक मैंने आपको पढ़ा दिया था ये मैंने आपको बता दिया है। इसके आगे है उपार्जित एवं वंशानुगत लक्षण। उपार्जित लक्षण क्या होते हैं? ये लक्षण जो कायिक अंगों में परिवर्तन करते हैं, यानी जो हमारे लिंग होते हैं यानी उनमें वो परिवर्तन नहीं करते, अन्य भागों में परिवर्तन करते हैं। अन्य जैसे बाजू हो गई, आँख, कान, नाक, इनके कोशिकाओं में जो परिवर्तन करते हैं वे लक्षण उपार्जित लक्षण होते हैं। उनके डीएनए में वे परिवर्तन करते हैं, कायिक अंगों के डीएनए में परिवर्तन करते हैं जो उन्हें उपार्जित लक्षण कहा जाता है। इनका विकास में कोई योगदान नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये लक्षण एक व्यक्ति के जीवन काल में अर्जित अनुभव के आधार पर हैं। जैसे कि मैं आपको उदाहरण के लिए समझा देती हूँ। जैसे जब कोई व्यक्ति अपनी मांसपेशियों में वृद्धि करता है तो ये ज़रूरी नहीं कि ये लक्षण वंशानुगत अगली पीढ़ी तक जाएंगे, क्योंकि ये सिर्फ कायिक अंगों में परिवर्तन हुआ होता है डीएनए में। उनके जो लिंग के लक्षण, लिंग के डीएनए होते हैं उसमें परिवर्तन नहीं हुआ होता, परंतु लंबाई जैसे एक व्यक्ति का वंशानुगत लक्षण है, क्योंकि ये परिवर्तन व्यक्ति के डीएनए व जीन में हुआ होता है, लिंग के डीएनए व जीन में हुआ होता है। एक और उदाहरण मैं आपको समझाती हूँ। जैसे महिलाएं अपने कान में छेद करती हैं तो क्या होता है, वह अन्य अगली पीढ़ी तक नहीं जाता। अगली पीढ़ी में अपने आप छेद हुआ नहीं आता, जो बच्चे होते हैं उनमें छेद हुआ नहीं आता, जब वो खुद पियर्सिंग कराएंगे तभी छेद आएगा। तो ये एक उपार्जित लक्षण है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। यानी ये सिर्फ एक पीढ़ी में ही है, अगली पीढ़ी तक नहीं जा रहा है। वंशानुगत लक्षण क्या होते हैं? वे लक्षण जो एक वंश से दूसरे वंश में जाते हैं वे वंशानुगत लक्षण होते हैं। जैसे एक पीढ़ी से मतलब हमारे दादा परदादा से जो हमें मिल रहे हैं वे वंशानुगत लक्षण होते हैं। जैसे आँखों का, बालों का रंग, व्यक्ति की लंबाई। इससे क्या होता है, जैव विकास संभव है। जैव विकास मतलब जैसे आपने सुना ही होगा कि हमारा मनुष्य का जो विकास है वो बंदर से हुआ है। तो बंदर से हम जैसे विकास हुआ तो ये एक पीढ़ी से एक पीढ़ी में बदलाव आते गए और बदलाव इतने ज़्यादा हो गए कि बड़े स्तर पे हो गए कि उन्होंने विकास में सहायता की। अब हम पढ़ेंगे प्राकृतिक वर्ण या चयन द्वारा जैव विकास का सिद्धांत। प्राकृतिक वर्ण या चयन द्वारा जैव विकास क्या होता है? यह पहले मैं आपको यह बता दूं कि यह सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने प्रतिपादित किया था। चार्ल्स डार्विन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्राकृतिक वर्ण या प्राकृतिक चयन का द्वारा जैव विकास का सिद्धांत दिया था। जैव विकास क्या होता है मैं आपको दोबारा रिपीट करके बता देती हूँ कि जब एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में बदलाव आता है और अगली अनंत पीढ़ियों में इतना ज़्यादा बदलाव हो जाता है कि नई प्रजाति स्थापित हो जाती है, इसे हम जैव विकास बोलते हैं। तो प्राकृतिक चयन जैव विकास करता है। प्राकृतिक चयन का क्या मतलब? प्रकृति चयन करती है। प्राकृतिक चयन करने का अर्थ ये हुआ कि जो प्रकृति है वह रिष्ट पुष्ट और अच्छी नस्लों को आगे ले जाती है और जो नस्लें अपने आप को
पर्यावरण में अनुकूलित नहीं कर पाती, अनुकूलित होता है मतलब ढालना, अपने आप को पर्यावरण में अनुकूलित नहीं कर पाती या अपने आप को पर्यावरण में नहीं ढाल पाती, वे प्रजातियां नष्ट हो जाती हैं। तो ये प्रकृति द्वारा चयन होता है, प्रकृति अपने आप अच्छी नस्लों को आगे लेके जाती है। प्राकृतिक चयन द्वारा हम समझते हैं कि व्यक्ति के शरीर में जो परिवर्तन उससे पर्यावरण में अनुकूलित होने में सहायता करते हैं, वे लक्षण व्यक्ति को विकास की ओर ले जाते हैं और नई प्रजाति बनाने में सहायक होते हैं। औरतों द्वारा नाक छिदवाना एक उपार्जित लक्षण है, क्योंकि यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशानुगत नहीं होता, मतलब ट्रांसफर नहीं होता। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ये क्लियर कर दिया था मैंने पॉइंट। अब है प्राकृतिक चयन का उदाहरण। प्राकृतिक चयन मतलब आप उदाहरण एग्जाम्पल से कैसे बता सकते हैं कि प्रकृति ने चयन किया, तो यानी तो हम इसका उदाहरण समझेंगे। लाल भृंग का एक समूह हरे पत्तियों की झाड़ियों में रहता था। लाल भृंग एक कीड़ा टाइप होता है, वह हरी पत्तियों में झाड़ियों में रहता था। उनकी प्रजाति लैंगिक जनन द्वारा प्रजनन करके विभिन्नताएं उत्पन्न करती थी। मतलब जब उनका उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती थी, लैंगिक जनन होता था और प्रजनन होता था, तो उनमें विभिन्नताएं आती थी। मैंने आपको बताया था लैंगिक जनन से विभिन्नताएं आती हैं, फिर डाइवर्सिटी आती है। कल्पना करें कि कौवे भृंग को खाते हैं। अब वहीं पे एक कौवे भी रहते थे, वो भृंग खाते थे, लाल भृंग उनका भोजन था। वे तो लाल भृंग क्या करते थे, हरी घास में रहते थे, तो कौवे उन्हें आसानी से ढूंढ लेते थे, क्योंकि हरी घास में लाल भृंग को आसानी से खोजा जा सकता है। परंतु एक दिन लाल भृंग के डीएनए में परिवर्तन हुआ और लाल भृंग हरे रंग का हो गया। अब हरे भृंग हरी घास में कौवों को आसानी से उपलब्ध नहीं होता था, तो हरे भृंग पर्यावरण में अपने आप को अच्छे से अनुकूलित कर पाए, यानी ढाल पाए, और कौवे उन्हें पहचान नहीं पाए तथा उनकी संख्या बढ़ गई और ये नई प्रजाति बन गई। और ये प्राकृतिक चयन है, क्योंकि प्रकृति ने चयन किया, कौवों ने चयन किया, जो अच्छी कौवों ने उन स्पीसीज को एलिमिनेट कर दिया जो पुअर थी और अच्छी स्पीसीज को आगे लेके आए। आनुवांशिक अपवाद का सिद्धांत। आनुवांशिक अपवाद नेक्स्ट सिद्धांत है। अब क्या हुआ, लाल भृंग में के डीएनए में फिर से परिवर्तन हुआ और विभिन्नता आई, नए नीले भृंग बन गए। नीले भृंग ये वंशानुगत थे, ये आगे आगे तक पीढ़ियों तक ट्रांसफर होते थे। कौवे नीले और लाल दोनों भृंग को आसानी से खा सकते थे। एक स्थिति में क्या हुआ कि हाथी आ गया वहां पे और उसने भृंगों को रौंद दिया, और क्या हुआ कि मतलब इसमें कोई प्रकृति ने चयन नहीं किया, इसमें क्या हुआ कि अचानक से ही उन हाथियों ने लाल भृंग की संख्या ज़्यादा नष्ट की, क्योंकि उन्हें मतलब ऐसा अपने आप ही हुआ, कोई उन्होंने स्पेसिफिकली ऐसा नहीं किया था। इससे अधिकतर लाल भृंग मर गए तथा केवल नीले भृंग बचे। तो यह आनुवांशिक अपवाद का सिद्धांत है। मतलब क्या हुआ कि प्रकृति ने चयन नहीं करती, इसमें क्या हुआ कि नेचुरली ही जो एक संख्या खत्म हो गई और नई संख्या रह गई, तो उसे आनुवांशिक अपवाद कहते हैं। तो एक स्थिति में हमने प्राकृतिक चयन के बारे में बताया, जब लाल भृंग से हरे भृंग बन रहे थे, वह प्राकृतिक चयन था। और लाल भृंग से जब नीले भृंग बन रहे थे का उद्भव हो रहा था, वह आनुवांशिक अपवाद था। अब तीसरी स्थिति में पौधे में रोग के कारण भृंगों के भार में कमी हो गई। मतलब क्या हुआ, पौधे में रोग हो गया और जिस पौधे पे भृंग रहते थे वह उस पौधे को रोग हो गया और भृंग के आकार में कमी हो गई, भृंग का साइज घट गया। परंतु क्या यह अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होगा? ये ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये लक्षण वंशानुगत नहीं हो पाए और ये डीएनए में कोई परिवर्तन नहीं करते। तो भार जो है वह एक पीढ़ी में ही ऐसा होगा, कम होगा, अगली पीढ़ी में फिर से नॉर्मल हो जाएगा। जब जो है वो पौधे रोग मुक्त होंगे, वह उस स्थिति में क्या होगा कि भार नॉर्मल हो जाएगा फिर से। अब है जाति उद्भव। जाति उद्भव का अर्थ है कि एक प्रजाति से अगली प्रजाति कैसे डेवलप होती है, कैसे उत्पन्न होती है। अभी तक हम जो पढ़ रहे थे वे सूक्ष्म विकास थे। सूक्ष्म होता है बहुत छोटे,
मतलब बहुत छोटे स्तर पे। आपको पता है कोशिका कितनी छोटी होती है, मैंने आपको 9th क्लास में पढ़ाया है कि कोशिका बहुत छोटी होती है, सबसे छोटा भाग होता है शरीर का। फिर जब कोशिका के अंदर भी केंद्रक होता है, फिर केंद्रक के अंदर डीएनए होता है। तो डीएनए में परिवर्तन हो रहा है तो ये सूक्ष्म परिवर्तन है, परंतु इस परिवर्तन को जब ये बढ़ता रहता है और धीरे धीरे इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि करोड़ों वर्ष के बाद ये एक, कई करोड़ों तो नहीं मतलब कई वर्षों के बाद एक नई पीढ़ी को जन्म दे देता है। तो इससे इससे जाति उद्भव होता है। तो अब हम सूक्ष्म विकास यानी डीएनए से पहुंचेंगे, डीएनए में परिवर्तन से पहुंचेंगे बड़े विकास की ओर यानी जाति उद्भव की ओर। परंतु इससे ये समझ नहीं आता कि जब डीएनए में थोड़ा सा परिवर्तन हो गया तो उससे जो है पुरानी से नई स्पीसीज का उद्भव कैसे हो गया। ये तब हुआ जब सूक्ष्म परिवर्तन इतने ज़्यादा बढ़ गए कि दो समष्टियाँ होती हैं जो पॉपुलेशन यानी एक जाति या स्पीसीज अलग अलग पॉपुलेशन में बटी हुई है, तो दो समष्टियों में बट जाए और वे आपस में जनन ना कर सके। तो जाति उद्भव कैसे होता है कि डीएनए में इतना परिवर्तन हो गया कि वो बिल्कुल धीरे धीरे कर परिवर्तन होता गया, इतना परिवर्तन हो गया कि वे दो समष्टियां, दो पॉपुलेशन आपस में अब जनन भी नहीं कर सकती, तो वो बिल्कुल डिफरेंट हो गई एक दूसरे से और वह उससे नई जाति उत्पन्न हो जाती है और इसे हम कहते हैं जाति उद्भव। इस स्थिति में जाति उद्भव हुआ वह इन दो समष्टियों को अब हम दो स्वतंत्र स्पीसीज कहते हैं। अब जब ये प्रजनन एक साथ नहीं कर पाई तो इसे हम इन समष्टियों को अब हम अलग अलग दो स्वतंत्र स्पीसीज कह सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे भौगोलिक पृथकीकरण क्या होता है। भौगोलिक होता है ज्योग्राफिकल, पृथकीकरण होता है सेपरेशन। पृथकीकरण से हम सेपरेट करते हैं, भौगोलिक मतलब जब क्या हुआ, देखिए आपको एग्जाम्पल देके समझाती हूँ। भृंग एक पहाड़ी पर रहते थे, परंतु किसी कारण भृंग का एक झुंड दूसरे झुंड से अलग हो गया और इस पहाड़ी पर दोनों के बीच एक नदी आ गई। फिर आर पार रहने वाले भृंग अलग अलग रहने लगे। इसमें ना कोई प्राकृतिक परिवर्तन हुआ, ना ही आनुवंशिक अपवाद हुआ। फिर भी अलग अलग रहते हुए दोनों झुंड इतने अलग हो गए कि ये नई प्रजातियों में विकसित हो गए। इसे हम भौगोलिक पृथकीकरण कहते हैं। जाति उद्भव यानी एक प्रजाति से दूसरी प्रजाति जो बनती है वह, उसमें महत्वपूर्ण सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो जाति उद्भव के लिए प्राकृतिक चयन यानी जब प्रकृति चयन करती है और आनुवंशिक अपवाद का सिद्धांत जो होता है वे जाति उद्भव में सहायता करते हैं। अब अगला प्रश्न है कि यदि दो उपसमष्टियां में अंतर जनन की क्षमता आनुवंशिक विचलन और प्राकृतिक विचलन से खत्म हो जाए तो क्या नई स्पीसीज का उद्भव होगा। तो ऐसी स्थिति में सपोज प्राकृतिक चयन ही समाप्त हो जाए तो क्या नई स्पीसीज बनेगी, तो नई स्पीसीज नहीं बनेगी। या आनुवंशिक विचलन समाप्त हो जाए तो नई प्रजाति का उद्भव नहीं हो सकेगा। अब यदि उपसमष्टियां यानी दो पॉपुलेशन क्या होती है मैं आपको बता दूं। पॉपुलेशन स्पीसीज में ऐसी स्पीसीज जो अलग अलग जगह पे रहती हैं पर एक ही प्रजाति है उसे हम पॉपुलेशन कहते हैं, उसे हम उपसमष्टि कहते हैं। यदि उपसमष्टि में जीन प्रवाह होता रहे तो क्या नई प्रजाति का उद्भव संभव नहीं। अब हम बोल रहे हैं कि यदि उपसमष्टियों में जीन प्रवाह होता रहे, यदि दो उपसमष्टियों में आपस में प्रजनन होता रहे तो क्या नई स्पीसीज बनेगी। तो ऐसी नई स्पीसीज नहीं बन पाएगी क्योंकि वो प्रजनन करने में समर्थ हैं, आपस में एक दूसरे से प्रजनन करने में समर्थ हैं दो उपसमष्टियां, तो वो एक ही स्पीसीज है। अगर वह ऐसा इतने ज़्यादा उनमें भेद हो गए कि वे आपस में प्रजनन भी ना कर पाएँ तो वे नई स्पीसीज बना देते हैं। जीन प्रवाह क्या होता है। एक जनसंख्या से दूसरी जनसंख्या में जाने पर आनुवंशिक परिवर्तनों का स्थिरांतरण जीन प्रवाह कहलाता है। मतलब एक पॉपुलेशन, एक जनसंख्या एक जगह है और एक जनसंख्या दूसरी जगह है, परंतु जब उनमें परिवर्तन आए पर वे नई स्पीसीज का निर्माण नहीं कर रहे, वे उसे जीन प्रवाह कहते हैं। अब है हम विकासीय संबंध कैसे खोजते हैं। विकासीय संबंध मतलब विकास कैसे हुआ, इसमें संबंध कैसे खोजते हैं।
समजात अंग होते हैं और समरूप अंग होते हैं। दो समजात अंग और समरूप अंग, इनसे हम विकासीय संबंध खोजते हैं कि किसका विकास किससे हुआ है, ये हम खोजते हैं। ऐसे अंग जिनकी आधारभूत संरचना एक समान है किंतु कार्य भिन्न भिन्न है, वे समजात अंग कहलाते हैं। मतलब ऐसे अंग जो एक ही कार्य करते हैं, एक ही समान का कार्य करते हैं। जैसे आप देख सकेंगे, मैं उल्टा बोल रही हूँ। समजात अंग क्या होते हैं? वे अंग जो कार्य भिन्न भिन्न करते हैं, मतलब उनके कार्य अलग हैं किंतु उनकी आधारभूत संरचना एक समान है। मतलब वह जो जब उनको स्लाइड पे देखेंगे या उनका सेक्शन निकालेंगे या हम उन्हें माइक्रोस्कोप के अंडर देखेंगे तो वो एक जैसे होंगे देखने में, उनमें काफ़ी सिमिलैरिटीज़ होंगी, लेकिन जो कार्य है वह अलग अलग कार्य कर रहे हैं, उन्हें हम समजात अंग कहते हैं। जैसे मनुष्य के भुजाएं और चमगादड़ के पंख, ये उदाहरण है समजात अंग के। आप समझ सकते हैं कि मनुष्य की भुजाएं और चमगादड़ के पंख उड़ने का कार्य करते हैं, मनुष्य की भुजाएं गति का कार्य करती हैं। तो ये इनका कार्य अलग अलग है, लेकिन अगर आप इनका सेक्शन लेंगे, स्लाइड यानी इनका आप माइक्रोस्कोप के अंदर इनको देखेंगे तो इनका जो है वो स्ट्रक्चर यानी संरचना बिल्कुल सेम होगी। तो इनकी उत्पत्ति समान है, ये एक ही पूर्वज से उत्पन्न हुए हैं, लेकिन अब ये भिन्न भिन्न कार्य कर रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे समरूप अंग। समरूप अंग ऐसे अंग हैं जो कार्य एक समान करते हैं परंतु उनकी आकृति भिन्न भिन्न है। मतलब उनका कार्य समान है, मतलब जैसे चमगादड़ के पंख हैं और पक्षी के पंख हैं, दोनों उड़ने का कार्य कर रहे हैं, कार्य उनके समान है, उड़ने का ही कार्य करें, परंतु उनकी उत्पत्ति समान नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो एक ही पूर्वज से उत्पन्न हुए हैं, क्योंकि चमगादड़ के पंख मुख्यतः दीर्घित उंगली के मध्य की त्वचा के फैलने से बनता है, परंतु पक्षी के पंख उसकी पूरी अग्रबाहु की त्वचा के फैलने से बनता है। तो अंगुली के मध्य की त्वचा से फैलने से चमगादड़ के पंख बनते हैं, और अग्रबाहु मतलब हमारी भुजाएं जो होती हैं उसकी त्वचा के फैलने से जो हमारी फोर आर्म्स होती हैं यानी हमारे आगे की भुजाएं होती हैं वे पक्षी के पंख का निर्माण करती हैं, लेकिन जो दीर्घित उंगली होती है उसकी त्वचा जो होती है वह चमगादड़ के पंख का निर्माण करती है। तो इनमें डिफरेंस है, ये इनकी उत्पत्ति सेम नहीं है परंतु कार्य दोनों उड़ने का कर रही हैं। अच्छा, जीवाश्म क्या होते हैं? सामान्यतः जीव की मृत्यु के बाद उसका शरीर का अपघटन हो जाता है तथा वह समाप्त हो जाता है, परंतु कभी कभी ऐसा होता है कि जीव अथवा उसका कोई भाग ऐसे वातावरण में चले जाते हैं जिसके कारण उनका अपघटन नहीं हो पाता। यानी क्या होता है, आपको पता है सूक्ष्म जीव होते हैं हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे पर्यावरण में सूक्ष्म जीव होते हैं। जब कोई डेड बॉडी होती है उसको क्या करते हैं, वह अपघटित करके मिट्टी खाद बना देते हैं। परंतु ऐसा होता है कभी कभी कि जैसे सपोज कोई जीव या उसका कोई भाग जो है वो मिट्टी में दब गया और उसको जो सूक्ष्म जीव है वो अपघटित नहीं कर पाए, तो क्या होगा, वह जीवाश्म बन जाएगा। उदाहरण के लिए जैसे मृत कीट यानी कीड़ा गर्म मिट्टी में सूख कर कठोर हो जाए, उसकी कीट के शरीर की छाप जो होती है वह सुरक्षित रह जाती है। इस जीव के इस प्रकार के परिरक्षित अवशेष जीवाश्म कहलाते हैं। मतलब जो सुरक्षित अवशेष रह जाते हैं उसे हम जीवाश्म कहते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा कि सुना होगा कि कोयला और पेट्रोलियम एक जीवाश्मी ईंधन है। तो ये आपने आज छोटी क्लासेस में पढ़ा है, मैं आपको याद करवा रही हूँ कि आपने पढ़ा होगा। जो स्पीसीज कभी अस्तित्व में थे, अब सपोज ऐसी हमें कैसे लगता है पता कि डायनासोर्स बहुत मिलियन यानी करोड़ों वर्ष पहले रहते थे, तो इसका पता हमें इसलिए लगता है क्योंकि उनके जीवाश्म जब हमें मिलते हैं, उनकी अमृत अवशेष जब हमें मिलते हैं तो हमें पता चलता है कि वे रहते थे कई वर्षों पहले। जो स्पीसीज कभी अस्तित्व में थे उनके जीवाश्म की फॉसिल डेटिंग से हमें उनके होने का पता चलता है। फॉसिल डेटिंग क्या होती है? फॉसिल डेटिंग होती है कि जीवाश्मों की उम्र का पता हम लगाते हैं कि कितने साल पुराने जीवाश्म हैं, कितने साल पुराने मृत अवशेष हैं। फॉसिल डेटिंग में आपको फिर से बता दूं, हमें जीवाश्म कितने पुराने हैं ये और कैसे पता चलता है, ये हमें फॉसिल डेटिंग से पता चलता है। जीवाश्म में ऐसे तत्व, जीवाश्म यानी मृत अवशेषों में ऐसे तत्व पाए जाते हैं, किसी एक तत्व
कि विभिन्न समस्थानिकों का अनुपात हम पता करते हैं, इसे फॉसिल डेटिंग कहते हैं। फॉसिल यानी जीवाश्म को हम इंग्लिश में फॉसिल कहते हैं। फॉसिल डेटिंग यानी मृत अवशेषों की डेटिंग, यानी उनकी डेट्स यानी उनके टाइम पता करना, टाइम पीरियड पता करना कि वो कितने पुराने हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, जैसे कार्बन डेटिंग करते हैं। कार्बन एक तत्व है, कार्बन तत्व के विभिन्न समस्थानिक क्या होते हैं, जिनका परमाणु संख्या, जिन ऐसे एक ही तत्व के क्या कहें, ये बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि समस्थानिक क्या होते हैं। एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है किंतु परमाणु भार अलग अलग होता है, उसे समस्थानिक कहते हैं। तो जीवाश्म में की उम्र पता करने के लिए हम क्या करते हैं, कोई तत्व ऐसा है जैसे कार्बन है, उसके विभिन्न समस्थानिक का अनुपात हम लगाते हैं। मतलब उनका अनुपात कितना कम हो गया, कितना कार्बन, जैसे कार्बन जो है वह पूरा शरीर कार्बन का बना होता है, परंतु जैसे वह डेड होने लगता है, वह डिके होने लगता है, धीरे धीरे समाप्त होने लगता है, उसके शरीर को सूक्ष्म जीव समाप्त करने लगते हैं, खाद में परिवर्तित करने लगते हैं, तो कार्बन की अनुपात जो है वह कम होता जाता है। और कार्बन 12 एक समस्थानिक है कार्बन का, जिसकी हम डेटिंग जिससे हम उम्र का पता लगाते हैं। तो जैसे वह कम होता जाता है उसका अनुपात, वैसे हम बता सकते हैं कि वह कितनी पुरानी है। यानी अभी के ज़माने की जो अभी के ज़माने का जो जीव है उसमें कितना कार्बन 12 होता है, और बाद में डिके होने यानी ख़त्म होने के बाद कितना कार्बन 12 रह जाता है, वह उसका अनुपात से हमें एज का पता चलता है। जीवाश्म कितने पुराने हैं इसका पता करने के लिए दूसरा तरीका भी है। अब एक तरीका यह है, अब सपोज़ हम खुदाई कर रहे हैं और एक गहराई तक खोदने के बाद हमें जीवाश्म मिले। अब आप ये सोचिए कि एक पहाड़ है, उसमें सबसे नीचे जो है वह सबसे पुराना जीवाश्म होगा, क्योंकि वह सबसे पहले दब गया और सबसे पहले दब के पहाड़ के नीचे आ गया। अब पहाड़ के ऊपर जो है, जब हम खुदाई करेंगे उससे थोड़ा नया जीवाश्म हमें मिलेगा जो उसके बाद आया था। तो और सबसे ऊपर जो है वह सबसे ताज़ा जीवाश्म हमें मिलेगा, क्योंकि वह बाद में दबा होगा। तो इस प्रकार हम जो है जीवाश्म की उम्र का पता कर सकते हैं कि कितना पुराना जीवाश्म है। अब हम पढ़ेंगे गोभी का विकास कैसे हुआ। गोभी यानी जो हम खाते हैं गोभी सब्जी, उसका विकास कैसे हुआ। जंगली गोभी जो थी मनुष्य 2000 वर्ष पहले खाद्य पौधे के रूप में उगाता था, परंतु इसका विकास ना ही प्राकृतिक वर्ण है ना ही कृत्रिम चयन। प्राकृतिक वर्ण यानी प्रकृति चयन करती है, और कृत्रिम चयन यानी जैसे हम क्या करते हैं कि दो पौधों का संलयन करा देते हैं, तो उससे क्या होता है, नई वैरायटी उत्पन्न हो जाती है, वो हो गया प्राकृतिक चयन। तो कुछ किसान पुष्पों की वृद्धि रोकना चाहते थे, अतः ब्रोकली विकसित हो गई। मतलब इसी जंगली गोभी से ब्रोकली भी विकसित हुई है, फूल गोभी भी विकसित हुई है। कुछ किसानों ने फूले हुए भाग का चयन किया तो गांठ गोभी विकसित हो गई। कुछ ने चौड़ी पत्तियों को पसंद किया तो केल नामक की सब्जी का विकास हुआ। तो ये दोनों ना ही प्राकृतिक चयन था ना ही कृत्रिम चयन था। अब है मानव का विकास कैसे हुआ। मानव का विकास अफ्रीका में हुआ। ये भी पूछ सकते हैं आपसे कि मानव का विकास किस देश में हुआ था, तो वो अफ्रीका में, किस कॉन्टिनेंट में हुआ था। तो फिर वहाँ के मूल निवासी जो मतलब अफ्रीका के निवासी थे वो अफ्रीका में फैल गए, एशिया में, यूरेशिया में, इंडोनेशिया के द्वीपों और फिलीपीन से ऑस्ट्रेलिया तक फैल गए। विभिन्न समूह में कभी वे आगे चले जाते थे, कभी पीछे चले जाते थे, कभी अलग हो जाते थे, कभी मिल जाते थे। इस प्रकार ये सिलसिला चलता रहा और मानव सारे दुनिया में फैल गया। तो स्टूडेंट्स, अब मुझे उम्मीद है कि इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। ये 2 वीडियोस में ये चैप्टर मैंने ख़त्म किया है। अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ये NCERT के प्रश्न उत्तर और अन्य प्रश्न उत्तर जो भी एक्स्ट्रा प्रश्न उत्तर होते हैं उन्हें आप इन वीडियोस की सहायता से सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू।